वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। देखिए 11th क्लास का हर चैप्टर अपने आप में यूनिक है, अलग है, और वो चैप्टर्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कभी इस तरह के चैप्टर स्टडी नहीं किए होंगे, इस तरह की टर्म्स स्टडी नहीं की होंगी। तो हमारा जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, थ्योरम तो एक फेमिलियर सा वर्ड है कि थ्योरम एक ऐसा रिजल्ट होता है जिसको हमें प्रूव करना पड़ता है और जिसे हम फर्दर रिजल्ट्स को प्रूव करने में यूज़ करते हैं। क्लियर? लेकिन बात आ रही है बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल वर्ड नया नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम वर्ड नया है। बाइनोमियल अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो, पोलिनोमियल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हमने 3-4 तरह का देखा था कि पोलिनोमियल में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद आपके होते थे, जिन्हें हम इंग्लिश में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कहते थे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो x मोनोमियल है, x + 5 बाइनोमियल है, x + y + 5 ट्राइनोमियल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है। बाय का मतलब बेटा जी 2 के लिए लगाया जाता है। मैथ्स में बाई वर्ड बाइसेक्ट करना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो बाई को 2 के लिए यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ बाइनोमियल। और ये अपना है ट्राइनोमियल, और इसके बाद वाले जो आ जाते हैं क्वाड्रिनोमियल भी बोल देते हैं, अदरवाइज हम ऐसे कह देते हैं कि पोलिनोमियल विद 4 टर्म्स, पोलिनोमियल विद 5 टर्म्स एंड सो ऑन। तो अब हमारा बेसिक फोकस जो है वो बाइनोमियल पर है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि बाइनोमियल क्या है। तो टर्म्स कहूँ तो मैं 2 वेरिएबल या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि देखिए बेटा कांस्टेंट में अगर आप कांस्टेंट जोड़ेंगे तो कांस्टेंट मिल जाएगा। भाई 2 कांस्टेंट ले लिया हमने, सबसे पहले कांस्टेंट लेते हैं। 5 और 6 2 कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ोगे एक सिंगल कांस्टेंट बन जाएगा। ये बाइनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 में x जोड़ूं, कांस्टेंट में वेरिएबल ऐड करूं, या वेरिएबल में वेरिएबल ऐड करूं, तो ये जो टर्म है, या कांस्टेंट में से वेरिएबल को माइनस करूं या वेरिएबल में से वेरिएबल को माइनस करूं, तो ये चारों ही टर्म्स एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल हैं। क्लियर? भाई सबसे पहले आपको ये समझना है बाइनोमियल का क्या मतलब है। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, 2 वेरिएबल्स या वेरिएबल और कांस्टेंट का सम या एडिशन, दैट इज बाइनोमियल। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? तो बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा प्रूफ है जो आपको इस बाइनोमियल की किसी भी इंटीग्रल पावर को सॉल्व करने का तरीका देगा। कैसे? बिना एग्जाम्पल के कोई बात समझ नहीं आती है। थ्योरी करने से पहले अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स करें तो थ्योरी हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ले लिए a और b 2 वेरिएबल ले लिए, और मैं ले रही हूँ a + b की पावर 0। ठीक है? और एंड दिस इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि किसी भी हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बाइनोमियल की बात कर रहे हैं। बाइनोमियल की इंटीग्रल पावर, अभी मैं उधर लिख दूंगी, इसको थोड़ा समझा दूं मैं पहले आपको। तो आप ये देखिए a + b की पावर 1, पावर 1 का मतलब a + b को एक ही बार लिखना है हमने, तो वो बन गया a + b। फिर हम ले लेते हैं a + b की पावर 2, ये कोई नई चीज़ नहीं है। a + b की पावर 2 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये बनेगा a² + 2ab + b²। क्लियर? देन a + b³ भी शायद आप में से बहुत बच्चों को पता होगा जिन्होंने अच्छे से मैथ्स पढ़ रखा है कि a³ + 3a² b + 3ab² + b³। क्लियर है यहाँ तक? बाइनोमियल की पावर 0, बाइनोमियल की पावर 1, बाइनोमियल की पावर 2, बाइनोमियल की पावर 3, बाइनोमियल की पॉजिटिव इंटीग्रल
इंडिसेस या पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव वर्ड बिल्कुल सिंपल है, जमा का, इंटीग्रल माने जो इंटीजर हो। इंटीजर क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इंडिसेस क्या होती है? पावर होती है, घात, एक्सपोनेंट, पावर कह लो, एक्सपोनेंट कह लो। तो मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम हमें एक ऐसा रिजल्ट देती है जिसमें हम दो टर्म्स की, भाई मैं अब बार बार ये दो टर्म्स नहीं लूँगी, मैं आपको बाइनोमियल वर्ड बता चुकी हूँ कि दो वेरिएबल या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम बाइनोमियल बोलते हैं। और किसी भी बाइनोमियल की पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव भी इंटीग्रल, बटा में नहीं, 1/3 नहीं, 1/5 नहीं, सिर्फ अभी हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात करते हैं पहले। तो उनको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम हमें प्रूफ देती है और उस एक ही थ्योरम से हम इसकी कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं विद सम इजी स्टेप्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? भाई इसका मतलब क्या था? a+b² का एक्चुअल मतलब क्या था कि हमने a+b को a+b से 2 बार मल्टीप्लाई करना था, यही मतलब था। a+b³ का क्या मतलब था कि भाई हमने a+b को a+b से कितनी बार मल्टीप्लाई करना था? 3 बार। अब मैं आपको कहूँ कि बेटा जी a+b की पावर 4 का क्या फॉर्मूला होगा, तो क्या आप विद इन ए मिनट क्या आप मुझे ये आइडेंटिटी बता पाएंगे? आई थिंक नो। आप में से बहुत से, क्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे। आप पहले क्या करिएगा कि पावर को डबल करेंगे और फिर डबल करेंगे, तब आप इसको सॉल्व करेंगे, या आप इसे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या a+b² वाली जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि a+b की पावर 5 को एक्सपेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए, नहीं होगा। a+b की पावर 10, a+b की पावर 20, 30, 50, तो इस तरह की हायर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स को सॉल्व करने में बाइनोमियल थ्योरम इज़ वेरी मच हेल्पफुल। सारा काम ही बाइनोमियल थ्योरम से हमारा हो जाता है। क्लियर? तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम तक जाने से पहले देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा कंक्लूजन मैं यहाँ लिख दूँ कि वो आपको a+b की पावर n बताएगी, n, जिसमें n क्या है? n एक नेचुरल नंबर कह लीजिए, या मैं कहूँ कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात होती है। क्लियर? तो ये चीज़ हम सीखेंगे अब खोलना, इसको ओपन करना, एक्सपेंड करना। लेकिन उसके लिए अब हम डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगी कि भाई ये फॉर्मूला है तुम रट लो और इससे सवाल कर लो, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले इस प्रोसेस को समझेंगे कि ये हो कैसे रहा है। तो उस प्रोसेस को समझने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम कहीं फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो हम उसको अपने आप बना लेंगे। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले 4 तक आएंगे, तो हम देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो 2-3 बातें हैं जो आपने नोट करनी है। इसमें देखिए, इस बाइनोमियल की पावर 0 थी। मैं यहाँ एक टेबल सी बना के आपको दिखाती हूँ, पावर, और ये पावर अगर 0 है तो जब हम इसको एक्सपेंड समझ रहे हैं ना, एक्सपेंड माने खोलना, जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? अगर पावर 0 है तो एक टर्म है इसमें 1, इसकी पावर 1 है तो खोलने के बाद कितनी टर्म्स आ रही हैं? 2। पावर अगर 1 है तो टर्म्स कितनी हैं? 2। अगर पावर 2 है तो खोलने के बाद 3 टर्म्स आ रही हैं, 1, 2, 3। अगर पावर 2 है तो एक्सपेंड करके टर्म्स 3 आ रही हैं। अगर पावर 3 है तो 1, 2, 3, 4, तो एक्सपेंड करके टर्म्स कितनी आ रही हैं? 4 आ रही हैं। इज इट क्लियर? जितनी पावर है बाइनोमियल की, बाइनोमियल को एक्सपेंड करके टर्म्स उस पावर से एक ज़्यादा आ रही है।
तो अगर मेरे पास पावर 4 है तो मेरे पास कितनी टर्म्स आएंगी? इसको ओपन करके 5 टर्म्स आएंगी। अगर मेरी पावर 5 है तो 6 टर्म्स आएंगी, पावर 6 है तो 7 टर्म आएंगी, अगर पावर 10 है तो 11 टर्म्स आएंगी, पावर 15 है तो एक्सपेंशन में 16 टर्म्स आएंगी, और अगर पावर n है तो कितनी टर्म्स आएंगी? मोर देन 1। तो वो कितनी n से एक टर्म ज़्यादा, मोर देन 1 नहीं, n से एक टर्म ज़्यादा, तो वो n+1 टर्म्स आएंगी। तो पहली बात हमने ये सीखी है कि अगर हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को, एक्सपेंशन समझ रहे हैं ना आप, एक्सपेंड करना, खोलना, उसको विस्तारित करना, बड़ा कर देना, तो अगर हम किसी एक्सपेंशन को ओपन करते हैं तो जितनी उसकी पावर है एक्सपेंशन में उससे एक टर्म हमें ज़्यादा मिलेगी। तो उससे पहला तरीका है हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। प्रूफ आपके सामने है। ये चारों फॉर्मूला आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में करके आ रहे हो, जिनके बेस पर मैंने आपको ये प्रूफ दिया है। क्लियर? तो पहला स्टेप तो ये क्लियर हो जाता है कि पावर से एक टर्म ज़्यादा हमें मिलेगी। ओके, अब दूसरी चीज जो आपने एनालाइज करनी है, ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं हर एक्सपेंशन की, हर टर्म की पावर पे, हर एक्सपेंशन की हर टर्म की पावर पे। ये जो 1 है भाई, 1 को मैं a की पावर 0 या b की पावर 0 लिख सकती हूँ। क्लियर? तो इसमें 0 पावर थी तो एक्सपेंशन में भी पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है तो एक्सपेंशन में 2 टर्म्स हैं, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। समझे? ये चीज़ें समझने की है, रटने की नहीं है। यहाँ पर पावर 2 है। a+b के स्क्वायर को जब हम खोल रहे हैं तो a+b का स्क्वायर जब ओपन हो रहा है तो पहली टर्म की घात 2 है, पावर 2 है। दूसरी टर्म में ध्यान देंगे, आप x y की पावर कैसे डिस्कस करते हैं? x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो कंबाइंड पावर 2 मानी जाती है इसकी। ठीक है? ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ये पावर कितनी हो गई? 2, और ये भी पावर 2। हर टर्म की पावर 2 आ रही है। अब ध्यान देंगे, तो यहाँ पावर 3 है तो 3, 2 और 1 3, 1 2 3 और 3, हर टर्म की पावर 3 है। इसका मतलब 4 में क्या होना चाहिए? हर टर्म की पावर 4 होनी चाहिए। अब हम पहले 4 तक ही पहुंचते हैं। ध्यान देंगे मेरी बात पे कि हमने 2 बातें सीखी हैं कि इसके अंदर, इसको मैं नोट करती हूँ आपके लिए कि इसमें मैंने 2 बातें सीखी हैं। नंबर 1 तो इसके अंदर 5 टर्म्स आएंगी, इसको जब मैं खोलूंगी तो 5 पद, 5 टर्म मुझे मिलेंगी। दूसरी बात मैंने क्या सीखी कि हर टर्म की जो पावर है वो कितनी आएगी भाई? 4 आएगी। पावर ऑफ ईच टर्म 4 आएगी। क्लियर? ये 2 बातें क्लियर हो गई। चलें आगे। अब एक ये हर टर्म एक सर्टेन पैटर्न पे चल रही है। अब ध्यान देंगे, पैटर्न में नीचे से लेके चलती है। कैसे? यहां ध्यान दीजिए, क्यूब पे पहली टर्म में a+b के क्यूब के एक्सपेंशन में पहली टर्म में a की पावर 3 है और b है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब b की पावर 0 है। समझ रहे हैं बात को कि भाई a की पावर तो 3 है और b की पावर है ही नहीं। उससे अगली टर्म में a की पावर 1 कम होके 2 हो गई और b की पावर यहाँ 0 थी, जो कि 1 बढ़कर b की पावर 1 बन गई। उससे अगली टर्म में a की पावर 1 और कम हो गई और b की पावर 1 और बढ़ गई। ध्यान देंगे, a की पावर -1, फिर a की पावर -1, और जबकि यहाँ b की पावर +1, और फिर b की पावर +1, और फिर b की पावर +1, और यहाँ अगली टर्म में 1 गायब ही हो गया। ये पैटर्न बड़ा बढ़िया और बहुत मज़ेदार है। आप देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि ये मैं भी रब कर देती हूँ ऊपर से कि यहाँ a³ था। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि
अगर हम इसको एनालाइज करें, इसका विश्लेषण करें, इस प्रोसेस पर ध्यान दें कि हम किस तरह से कर रहे हैं, तो ए क्यूब, पहले ए को फोकस करो, ए की पावर 3 थी, फिर भाई 2 हो गया, फिर 1 हो गया और फिर 1 गायब हो गया, बी था ही नहीं, फिर 1 पावर आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, ऐसे ही पीछे से चल लो, बी की पावर 3, 2, 1 गायब हो गया यानी 0, ए की पावर थी ही नहीं, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो इस तरह से क्या मैं इसको नहीं कर सकती? हाँ भाई, यहाँ ए की पावर 3 है तो मेरी पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब अगली टर्म में ए की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ए की पावर तो बन जाएगी 3 और बी था ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी। तो दोनों का सम कितना हो गया? 4। उससे अगली टर्म में ए की पावर फिर 1 कम कर दो तो ए स्क्वेयर, बी की पावर 1 बढ़ा दो तो बी स्क्वेयर। 3 टर्म हो गई भाई। उससे अगली टर्म में ए की पावर फिर 1 कम कर दो तो ए, बी की पावर फिर 1 बढ़ा दो तो बी क्यूब, और उससे अगली टर्म में ए की पावर 1 और कम कर दो तो ए खत्म हो जाएगा, और बी की पावर 1 और बढ़ा दो तो बी की पावर 4 आ जाएगी। आप ये देखें कि a प्लस बी की पावर 4 में 5 टर्म्स थी, 1, 2, 3, 4, 5 आ गई 5 टर्म। हर टर्म की पावर 4 होनी चाहिए, तो 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 4। यहाँ तक तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। आप यहाँ भी फोकस कीजिए, स्क्वायर में देखिए 2, 1, 0 और बी था ही नहीं, फिर 1 और फिर 2। पैटर्न समझना है ये आपने। यहाँ ए की पावर 1 थी, गायब हो गया, बी था ही नहीं, बी आ गया। समझ रहे मेरी बात को? तो ये पैटर्न फॉलो करके हम, अगर अब मैं चाहूँ ना, तो a प्लस बी की पावर 5 भी लिख सकती हूँ मैं। देखिए कैसे, ध्यान देंगे। अभी मैं कंप्लीट नहीं किया है, मैंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, सब कुछ इन बिटवीन चल रहा है। तो ये देखिए a की पावर 5 आना चाहिए, अगली टर्म में a की पावर 1 कम हो जाएगी और b बढ़ जाएगा। उससे अगली टर्म में a की पावर 3 हो जाएगी तो b की 2 हो जाएगी। उससे अगली टर्म में a की भी 2 हो जाएगी और b की 2 हो जाएगी, नहीं, b की पावर 3 हो जाएगी। और उससे अगली टर्म में a 1 बार आएगा और b 4 टाइम्स आएगा, और उससे अगली टर्म में b 5 टाइम्स आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स आ गई। हर टर्म की पावर 5 आ गई, लेकिन अभी कुछ रह गया है, अभी कुछ पेंडिंग है। और वो क्या पेंडिंग है वो आप ध्यान दें, वो है कोफिशिएंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ एक्सपेंशन। हिंदी में बोलूं तो जितना हमने एक्सपेंड किया है, हर टर्म का कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट समझ रहे हैं ना, गुणांक। भाई ये हमने लिख लिया 3x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 7y प्लस 4, तो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट या गुणांक 9 है, y का कोफिशिएंट 7 है गुणांक। तो यहाँ देखिए a का गुणांक कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 है, 0 नहीं है। 0 किसी नंबर के आगे आ जाए तो वो 0 बन जाता है। तो ये 1 है, ये 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ भी तो कुछ आना चाहिए था भाई। शुरू में तो सब में 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और लास्ट में भी सब में 1 है तो 1, लेकिन ये तो रह गया ना बीच का। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए, आप हल्का सा बीच में ब्रेक लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम बायनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम हमें क्या समझा रही है कि दो वेरिएबल्स या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को खोलना हो तो उसके लिए हमें एक थ्योरम मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से हम बड़ी से बड़ी पावर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उस फॉर्मूले को, उस थ्योरम को रट नहीं रहे हैं, हम एक प्रोसेस से चल रहे हैं जिससे हम उसका डेप्थ, उसका बेस समझेंगे कि ये कैसे डेवलप हो रही है, और कैसे हम अगर भूल जाएं तो उस आइडेंटिटी तक अपने आप भी पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये देखिए कि अब मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि जब भी हम बायनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो पावर से एक टर्म गिनती में ज़्यादा आती है। दूसरी बात, जितनी एक्सपेंशन की पावर है
उतनी ही पावर हर सेपरेट टर्म की है एक्सपेंशन में। क्लियर हो गई ये दोनों बातें, जिसकी हेल्प से हमने a प्लस बी की पावर 4 और a प्लस बी की पावर 5 को भी एक्सपेंड तो कर दिया, बट अभी वो अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें उन सभी टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स या गुणांक नहीं मिले हैं। अब ये कोफिशिएंट्स कैसे मिलेंगे? तो भाई 4 तक तो हमें बड़े इजीली मिल जाएंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है। और क्या है वो पैटर्न? वो पैटर्न फिर देखते हैं, हम एक नया पैटर्न और देखते हैं भैया। तो ये देखिए, फर्स्ट टर्म a प्लस बी की पावर 0, फर्स्ट एक्सपेंशन में एक ही टर्म है और उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। थोड़ा यहाँ लिख लीजिए, सेंटर में 1 है। सेकंड एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर 1, 2 टर्म्स हैं तो 2 कोफिशिएंट्स हैं, a का कोफिशिएंट भी 1 है और b का कोफिशिएंट भी 1 है। देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम लगता है, एक बार आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ जाएगी, बेस क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और बिना बेस के भैया मैं लिख दूं, लिखो भाई ये आइडेंटिटी है बाइनोमियल थ्योरम की और ये सवाल कर लाना, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये क्या फंडा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। तो बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो आप केवल एनसीईआरटी ही नहीं, किसी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बुक का कोई भी क्वेश्चन खुद भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो थर्ड पर आ जाइए, मैं यहाँ एरो लगा देती हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। सेकंड, अब थर्ड पर आ जाइए बेटा। 3 टर्म्स हैं, तीनों के कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली बिना ऑर्डर बिगाड़े मैं लिख रही हूँ 1 2 1। तो भाई 1 2 1 क्लियर। इसके कोफिशिएंट्स 1 3 3 1, तो 1 3 3 1। क्या आप कोई पैटर्न पकड़ पा रहे हैं? हैं? पकड़ पा रहे हैं भाई? अगर आप वो पैटर्न पकड़ लेते हैं तो हम यहाँ भी कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं, हम यहाँ भी कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं। बताइए क्या है वो पैटर्न, सोचिए जरा। देखिए 1 और 1, एंडिंग और स्टार्टिंग में सब में 1 है, तो यहाँ थोड़ा सा हम इसे ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा एंडिंग और स्टार्टिंग में तो इधर भी 1 और 1 ही आएगा। इन बिटवीन क्या चल रहा है? 1 1 1 प्लस 1 2, ध्यान देंगे 1 प्लस 2 3 और भाई 2 प्लस 1 3। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 3 6 और 3 प्लस 1 4। इट मीन्स जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला कोफिशिएंट तो a की पावर 4 के आगे तो 1 आ गया, उसके बाद यहाँ 4 आएगा, उसके बाद यहाँ 6 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 1 आएगा, और ये आपकी बनेगी a प्लस, थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ इसको थोड़ा सफाई से, तो ये बनेगा a प्लस बी की पावर 4 का एग्जैक्ट एक्सपेंशन। a टू पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्केयर b स्केयर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। पैटर्न समझ आया? अब इसी तरह से मैं 5 के पैटर्न पे भी जा सकती हूँ, समझेंगे मेरी बात को। तो 5 का भी वही, स्टार्टिंग 1 और एंडिंग पे 1, बीच में कितने भाई 6 टर्म्स हैं, तो बीच के कितने बच गए? 1 2 3 4, तो वो क्या आएगा? 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और भाई 4 और 1 5। तो 1 ये रहा a की पावर 5, उसके बाद यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 10 और बेटा यहाँ 5, और ये हो जाएगा b की पावर 5। तो ये एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर 5 का। आई थिंक यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके पीछे से फिर देखें, खुद बनाएं, खुद ट्राई करें, देन प्रोसीड करें आप। क्लियर? तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ती हूँ कि देखिए अगर मुझे a प्लस बी की पावर 1 पता था तो मैं 2 तक भी आई, 2 पता था तो मैं 3 तक भी आई, और 3 पता था तो मैं 4 तक आई, और 4 पता था तो मैं 5 पर आई। अब अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा जी a प्लस बी की पावर 6 ओपन कीजिए, तो आई थिंक आप में से मोस्टली बच्चे जिनको ये पैटर्न समझ आ गया है वो खोल देंगे
a प्लस बी की पावर 6 में पहले तो कोफिशिएंट देख लीजिए, या भाई अब हम स्टेप वाइज चलते हैं। पावर 6 है, कितने टर्म आएंगी? 7 आएंगी। पहली टर्म में a की पावर 6 आएगा, दूसरी टर्म में a की पावर कम होके b की बढ़ जाएगी, 5 और 1 6। अगली टर्म में a की एक और कम हो जाएगी, b एक बार था, अगली में 2 बार हो जाएगा। इसमें a 3 बार हो जाएगा, b भी 3 बार हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब। इसमें a स्क्वेयर हो जाएगा, b 4 हो जाएगा, और उससे अगली में a b 5 हो जाएगा, और उससे अगली में b 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गई। इनको मैं नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि उधर मुझे कोफिशिएंट चाहिएंगे। a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। अब बच गए इनके कोफिशिएंट, वो आप यहाँ से निकाल लीजिए। 1 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 और 1, वो भी आप यहाँ लिख दीजिए। 1 6 15 20 15 6 और 1, ये a प्लस बी की पावर 6 आ गई। यहाँ तक तो क्लियर है, मज़ा आ रहा है हमें करने में, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूँ बेटा जी कि a प्लस बी की पावर 10 निकालिए, इसी तरीके से, समझ रहे मेरी बात को? अब मैं कहूँ कि इसी तरीके से a प्लस बी की पावर 10 को एक्सपेंड कीजिए, हो जाएगा? हो तो जाएगा, लेकिन पे ध्यान देंगे अब। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी की पावर 10 एक्सपेंड करो, तो क्या आप पहले ये नो के नो स्टेप्स करेंगे? देखिए ना, पावर 4 तक जाने के लिए 3 करना पड़ा, 5 तक जाने के लिए 4 तक करना पड़ा, 6 तक जाने के लिए 5 तक करना पड़ा, तो पावर 10 तक जाने के लिए इनको ना करो, एटलीस्ट ये तो करना पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा आपको, ये प्रोसेस तो लाना पड़ेगा। भाई 10 पावर है तो 11 टर्म्स आ जाएंगी, तो आप उन 11 टर्म्स को लिख देना, बच गए कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स तक जाने के लिए ये 5 6 का है, तो 7 वाले में फिर 8 फिर 9 फिर 10, और ये तो 10 है पावर। अगर आपको कह दिया जाए कि a प्लस बी की पावर 20 को सोल्व करो, देन फिर क्या करोगे? फिर भी क्या ऐसे ही करोगे क्या? इसी ट्रायंगल को, इसको हम पास्कल ट्रायंगल बोल देते हैं बेटा। तो क्या आप इसको भी ऐसे ही चलोगे 20 स्टेप तक? 20 स्टेप तक तो आपकी नोटबुक भी छोटी पड़ जाएगी, ये ब्लैक बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस तो अच्छा था, मेरी बात को सुने, ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मज़ेदार प्रोसेस है जो हमें a प्लस बी की एक्सपेंशन दे रहा है। बट हायर पावर के केस में, हायर माने बड़ी पावर के केस में, ये फेल तो मैं नहीं कह सकती, फेल तो नहीं है, बट बहुत ही लेंथी और टायरसम प्रोसेस है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक जनरलाइजेशन किया गया और एक जनरल फॉर्मूला निकाला गया, जिससे हम बहुत आसानी से कोई भी पावर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम उस जनरलाइजेशन पर चलेंगे कि वो जनरलाइजेशन क्या है और कैसे निकलती है। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे पास्कल ट्रायंगल की। ये भी पास्कल ट्रायंगल ही है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। पास्कल एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये ला दिया, जिन्होंने ये ट्रायंगल दिया, जिसकी हेल्प से हम बाइनोमियल थ्योरम को फाइंड कर पाए। तो इस से आगे चलने के लिए मुझे अब आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेफ़्ट साइड को रब करूँगी और मैं आपको 1-2 आइडेंटिटीज़ और बताऊँगी। ये सब आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जब आप देखें तो आप इनको सामने रखकर इजीली देख सकें। क्लियर? तो पहले तो मैं इसको तो इधर अच्छे से लेफ्ट में बना देती हूँ, या इसको उधर ही रहने देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले जो आप अपने 7th चैप्टर में कर चुके हो, जिनको हम यूज़ करेंगे। तो NCR, आई होप आपने सबने 7th चैप्टर कर लिया होगा, उसके बिना 8th होगा भी नहीं। तो NCR या कॉम्बिनेशन ऑफ R टर्म्स आउट ऑफ N, हमने क्या देखा था? N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर? तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको मैं याद दिला रही हूँ। NC0 1 होता है और NCN भी 1 होता है।
दूसरा रिजल्ट, इसको क्या मैं खोल के दिखाऊं आपको? भाई देखिए, एन सी जीरो का मतलब एन का फैक्टोरियल बाय जीरो का फैक्टोरियल बाय एन माइनस जीरो। एन में से जीरो गया एन से एन फैक्टोरियल कट गया 1, 1 बाय जीरो फैक्टोरियल 1, तो ये 1 आ जाएगा। और ऐसे ही एन सी एन भी आपका 1 आ जाएगा। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका एक एग्जाम्पल मैं ले देती हूँ कि 10C3 और 10C7 इक्वल होते हैं। कैसे? इसको ओपन कीजिए, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और 10 में से 3 गया 7। इसको ओपन कीजिए, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 10 में से 7 गया 3। न्यूमरेटर में 10, डिनोमिनेटर में 7 और 3 का फैक्टोरियल तो इक्वल आ गया। तो एन सी आर बाई 10C3 और एन सी एन माइनस आर, इन दोनों का अंतर 10 में से 3 गया 7 या 10 में से 7 गया 3, ये सेम होते हैं। तो ये सभी रिजल्ट्स हम 7th चैप्टर में कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनका यहाँ पर क्या रोल है और हम इन्हें यहाँ क्यों और कैसे यूज़ करेंगे। तो सारा ब्लैक बोर्ड में एक बार अच्छे से साफ करके आज के लेक्चर में मैं आपको केवल बायनोमियल थ्योरम की आइडेंटिटी ही दूंगी। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन इतनी डीप हो जाती है कि अगर आप एक बार अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं जल्दी से जो मैंने अभी तक लिखा था वो मैं आपको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा भैया मुझे, कि a प्लस बी की पावर 0 1 है, a प्लस बी की पावर 1 है तो वो a प्लस बी है बेटा, और a प्लस बी की पावर 2 है तो वो a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर है। मैं 3 तक ही लूँगी। a प्लस बी का जो क्यूब है वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b, ये था हमारा। और अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स देखेंगे, क्योंकि हमें दिक्कत कहाँ आ रही थी कोफिशिएंट में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन अराइज किया था कि a प्लस बी की पावर 20 को कैसे करेंगे। तो 20 के लिए 21 टर्म्स तो आप लिख दोगे, बट प्रॉब्लम आ जाती है उनके कोफिशिएंट्स की। समझ रहे हैं भाई? a प्लस बी की पावर 20 कोई मुश्किल काम नहीं है। a प्लस बी की पावर 20 कोई मुश्किल काम नहीं है। a की पावर 20, a की पावर 19 गुना b, a की पावर 18 गुना b की पावर 2, ये तो हम लिख देंगे। समस्या आ रही है इनके कोफिशिएंट्स को लेकर। क्लियर? और कोफिशिएंट्स के लिए हमें वो ट्रायंगुलर शेप बनानी पड़ रही है, और 20वीं पावर के कोफिशिएंट्स तक जाने के लिए हमें 19 बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ रहा था। तो उस प्रोसेस को अवॉइड करने में अब ये तरीका हमारी मदद करेगा। एक बार मैं NCR वाला फॉर्मूला फिर लिख देती हूँ। तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, NC0 और NCn, एक और रह गया NC1 n होता है, और NCn माइनस 1 भी n होता है, और NCr NCn माइनस r के इक्वल होता है। ये बाइनो उसके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ रिजल्ट्स हैं। अब मेन प्रॉब्लम है कोफिशिएंट्स की, एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स की। तो ये देखिए बेटा, ये कोफिशिएंट था 1, फिर था 1 1, फिर था 1 2 1, फिर था 1 3 3 1। ध्यान देंगे यहाँ पर जो आपकी पावर थी वो कितनी थी? 0। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से इस बात को आपने सुनना है। यहाँ जो आपकी पावर है एक्सपेंशन की वो 1 है, यानी n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ आपकी n की वैल्यू 2 है, और यहाँ आपकी n की वैल्यू 3 है। n मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे a प्लस बी की पावर n की, यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो n की जगह 0 है, n की जगह 1 है, 2 है, 3 है, तो ये कोफिशिएंट आ रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि उन कोफिशिएंट्स को इस पावर की और इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक ही बार में निकाल लें। पावर और कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक ही बार में निकाल लेंगे। तो ये 0 पावर है, क्या मैं 1 को 0 C0 लिख सकती हूँ?
भाई मैंने अभी बताया NC0 1 होता है कि नहीं होता है? तो n की जगह मैंने 0 लगा दिया, तो 0C0 1 हो गया। क्लियर? अब यहाँ फिर 1 है, क्या मैं इसको 0C0 लिख दूँ? नहीं भाई, अब मैं अपनी पावर 1 पे फोकस करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ, इस बात को आप समझें। हम क्या कर रहे हैं बेटा कि हर कोफिशिएंट को उसकी कोरस्पॉन्डिंग पावर की हेल्प से लेके आ रहे हैं। भाई इसको 0 की हेल्प से लाए, अब अगली टर्म का जो पावर है वो 1 है, तो मैं उसे 1 की हेल्प से निकालूंगी, फिर मैं उसे 2 की हेल्प से, इसको मैं 3 की हेल्प से। ठीक है, आप देखिए पहले शांति से आराम से देखिए, समझिए। तो ये 1 है भाई, तो 1 को अगर मैं 1C0 लिख दूं तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत? 1C0 1 होता है, और उस अगले 1 को मैं 1C1 लिख दूं तो क्या दिक्कत है? क्योंकि 1C1 भी 1 होता है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ 2 पे आ जाइए, 2C0 1 है। अब ध्यान देंगे, इस 2 को मैं लिख दूं 2C1। क्यों लिख दूं? क्योंकि NC1 N है। खोल लेना, ये सब अपना 7 चैप्टर में हो चुका है। NC1 N होता है, तो 2C1 2 हो जाएगा, और आखिरी वाले 1 को मैं क्या लिख दूं? 2C2। प्रोसेस समझो आप, 1C0 1C1, 2C0 2C1 2C2। सिमेट्री देखो आप, सिमेट्री। अब यहाँ आ जाओ, इसको मैं क्या लिख दूं? 3C0, इसको मैं लिख दूं 3C1, इसको मैं लिख दूं 3C2, और इसको मैं लिख दूं 3C3। तो 4 के कोफिशिएंट निकालने तो और भी इजी हो जाएंगे। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4 कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ मैं केवल। 5 के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और भाई 5C5, 6 टर्म आ गए। और 20 के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? 20C0, 20C1, 20C2, 20C3, 20C4, 20C5, 20C6 अप टू 20C20। तो इससे हमारा काम इतना इजी हो जाएगा एक्सपेंशन का, कि बाकी चीज़ें तो हम सीख ही चुके हैं, हमें तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? कोफिशिएंट में। तो अब हमें चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी पावर मिल जाए, इसको आप नोट कर लेना, अभी अपनी नोटबुक में सामने रख के फिर करना। अभी मैं आपको ना एक बार a + b की पावर 7 को अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई a की पावर 7 + 6 और b आ जाएगा। कोफिशिएंट नहीं लिख रही अभी मैं, प्लस a की पावर 5 के साथ b की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट में a की पावर 4, b की पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट में a³ b 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में a² b 5 आ जाएगा। नेक्स्ट में ab की पावर 6 आ जाएगा, और लास्ट में b की पावर 7। पावर 7 है, टर्म्स कितनी होंगी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन, हर टर्म की पावर 7, 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 6 और 1 7 और 7। बच गए कोफिशिएंट्स पर अब ये लगाइए लगातार बिना रुके। 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 और 7C7। ये अब आपकी a + b की पावर 7 की एक्सपेंशन आ जाती है, जो हमने इन सब कंक्लूज़न को समझने के बाद की है। और ये कितनी देर लगी मुझे करने में? मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये लिखकर दे दिया है। अब अगर आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर यहाँ दे दी जाए, तो आप उस बड़ी से बड़ी पावर को यहाँ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है। a + b यानी बाइनोमियल की किसी भी पावर को
एक्सपेंड करने के लिए। तो अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी, एक छोटा सा एग्जांपल और ले दूं, उसके बाद जो जनरल बाइनोमियल थ्योरम है a प्लस बी की पावर n, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको यहाँ a प्लस बी की 7 की जगह मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन होता x प्लस 2 की पावर 5, तो आप क्या करते? तो आपने क्या करना है कि 5 पावर है, 6 टर्म्स हो जाएंगी, तो ध्यान देंगे 5c0 और x की पावर 6 प्लस 5c1, x की पावर 1 कम हो जाएगी और अगली टर्म b नहीं है, b की जगह 2 है, तो यहाँ साथ में गुणा में 2 आ जाएगा, प्लस 5c2, x की पावर 4 हो जाएगी और 2 की पावर 2 हो जाएगी। उससे अगली टर्म में 5c3, x की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी। क्लियर? ठीक चल रहे हैं हम? और गलत चल रहे हैं भाई हमने क्या कर दिया, पावर 6 ले ली हमने यहाँ, तो ये गलत कर रहे हैं। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 और 2 आएगा, और यहाँ पर 2 और 3 आएगा, क्योंकि टोटल पावर 5 है। वेरिफिकेशन हो गया ना, तो हमने गलती की है, पकड़ में आ गई वो। तो ये हो गया 5c4 x गुणा 2 की पावर 4 और 5c5 गुणा 2 की पावर 5। यहाँ एक मज़ेदार सी बात और आप देखिए कि जो सेकंड टर्म पे आ जाइए, मैंने लिखा 5c1 1 लिखा, ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4, तो x की पावर तो आ रही है 4 और 2 की पावर आ रहा है ये नीचे वाला यानी 1। अगली टर्म में देखिए 5 में से 2 गया 3, तो x की पावर तो आ रही है 3 और 2 की पावर आ रहा है ये नीचे वाला। 5 में से 3 गया 2, तो x की पावर आ रहा है 2 और 2 की पावर आ रहा है नीचे वाला। तो पूरी टर्म में यही सिमेट्री चल रही है। अब आप इसे ओपन कर दीजिए, ये 1 इंटू एक्स की पावर 5, 5c1 5 गुणा x की पावर 4 गुणा 2, 5c2 10 होता है, आप सोल्व कर लीजिएगा, और ये हो गया x क्यूब और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 5c3 भी 10 होता है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 और 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, 5c4 5 होता है x और ये 16 और 5c5 यानी कि अपना 1 और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। खोल लीजिए इसको, x की पावर 5, 5 दूनी 10, x की पावर 4, 40x क्यूब, 80x स्क्वेयर, 80x प्लस 32, ये आ जाएगी x प्लस 2 की पावर 5 विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप से a प्लस बी की जगह x प्लस वाई लगाइए, 2 प्लस एक्स लगाइए, 7 प्लस वाई लगाइए, कोई भी आप 2 टर्म लेकर उस एक्सपेंशन को आप ट्राई कीजिए और डीपली इसको समझिए। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर डालूं तो आप उसको देख पाएँ, और शेयर करें मेरे वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।